गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। 3 तारीख तक लॉकडाउन है। तब तक हम लोगों को घर में ही रहना है और घर में रहकर ही पढ़ाई करना है और अपने समय का सदुपयोग करना है। किसी भी तरीके से हम अपने समय को नुकसान नहीं होने देंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 2। आज पढ़ेंगे हम लोग भूगोल पर्यावरण का जो किताब है उसका पाठ 3। पाठ 3। हाँ, कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। पिछले पाठ में हम लोगों ने इस चित्र को देखा था। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस चित्र को देखा था। इसमें था स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में हम लोग पढ़े थे। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे का चरण। आज मैं फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए स्केच के माध्यम से लिखकर नोट्स लाया हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अलग से आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। स्थल मंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिस पर हम लोग निवास करते हैं उसी को स्थल मंडल कहते हैं। आगे देखिए क्या है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। इसके बारे में हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे, लेकिन आज बता रहे हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो पृथ्वी हमारी है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, वो अनेक प्लेटों से बनी हुई है। ठीक है, अनेक प्लेटों से बनी हुई है, उन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से अपने चारों तरफ घूमती रहती है, बहुत धीरे धीरे। ये नहीं कि बहुत तेज घूमती हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी घूम रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। बहुत धीरे धीरे ये प्लेट घूमती रहती है। देखिए, बहुत धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। हर वर्ष लगभग कुछ मिलीमीटर, अब आप मिलीमीटर देखे हैं कितना बड़ा होता है। हाँ, तो उतना ही वो घूमती है। बहुत ज़्यादा नहीं घूमती है, नहीं तो बहुत समस्या हो जाती। तो पृथ्वी का जो प्लेट है वो धीरे धीरे इधर उधर चारों तरफ घूमता रहता है। अब बात ये आती है कि ये घूमता क्यों है। जो पृथ्वी की प्लेटें घूमती हैं चारों तरफ, वो क्यों घूमती है? तो यह गति पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, उसी के कारण होती है। अभी हम बताए थे आप लोगों को कि जो पृथ्वी का अंदर का भाग है वो बहुत गर्म है। अब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ जो भी चीज़ रहता है सब पिघल जाता है। जैसे लोहा को भी अगर हम गर्म कर दें तो वो भी पिघल जाएगा। उसी तरह पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हैं सब कैसी हैं? पिघली हुई हैं। प्लेटों की इस तरह के गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ये जो प्लेटें घूमती रहती हैं उसके कारण पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए, ये जो प्लेटें हैं वो कैसे घूमती हैं उसको उसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ एक चित्र दिया गया है। ये एक बीकर है। ये हमारा एक बीकर है, शीशे का बीकर होता है। उसमें पानी भर देते हैं और पानी के अंदर एक छोटा लाल कलर का कागज का टुकड़ा गोलिया करके डाल देते हैं। नीचे हम जब आग लगाते हैं तो पानी जब गर्म होता है तो बीकर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। और जब पानी थोड़ा देर बाद ठंडा होता है तो वो जो पानी गर्म होता है तो जो कागज का टुकड़ा है वो धीरे धीरे ऊपर चला आता है। लेकिन जब पानी फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, ये वाला देखिए, ये कागज का टुकड़ा है। जब पानी गर्म होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और जब पानी ठंडा होगा तो ये धीरे धीरे नीचे चला आता है। पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो भी इसी कारण ही गति करती है। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लावा है, वो गर्म होता है, ठंडा कुछ इधर उधर करता रहता है। उसी के आधार पे हमारा जो प्लेट है, पृथ्वी का जो प्लेट है, वो भी इधर उधर घूमता रहता है। अब देखिए,
इन्हीं प्लेटों की गति, जो ये प्लेटें हैं ये जो गति करती हैं उसी के कारण हमारे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, ये बताए ही थे। आगे देखिए, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, अब देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं दो प्रकार के हैं। पहला है अंतर्जनित बल, उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा है बहिर्जनित बल, जिसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित, यानी अंदर अंदर जो बल भाग में जो होता है उसे अंतर्जनित बल। अब पृथ्वी के जो सतह पर उत्पन्न होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर सतह पे जो दिखाई देता है उसे बहिर्जनित बल या एक्सोजेनित बल कहते हैं। आगे देखिए, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी धीमी गति उत्पन्न करता है। जो पृथ्वी के अंदर गति होती है वो कभी कभी अचानक और कभी धीमी गति से गति उत्पन्न करता है। अब देखिए, जो अंतर्जनित बल है उसी के कारण, जो अंतर्जनित बल है उसी के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गतिविधियां पृथ्वी की सतह पर होती हैं। जो आंतरिक बताए अभी हम कि जो देखिए यहाँ पे जो अंतर्जनित बल होता है पृथ्वी के अंदर जिसके कारण गति करता है प्लेट, वो ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटना को उत्पन्न करता है। अब देखिए, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है यहाँ समझ लीजिए। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, अंतर्जनित बल के कारण होता है और दूसरा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपण बल। यहाँ हमको ध्यान देना है आकस्मिक बल पर। अब आकस्मिक बल के कारण देखिए क्या होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और भूस्खलन होता है। वहीं बहिर्जनित बल के कारण अपरदन निक्षेपण होता है। अब देखिए, नदी होती है, हिमनद होता है, समुद्र होता है, ये सारे चीज़ें जो है सतह पे परिवर्तन, यहाँ देखिए बहिर्जनित जो है ये सतह पे परिवर्तन करता है। अब पहला हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पहला हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी देखिए, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। देखिए, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। उसमें से देखिए लावा निकलती है, राख निकलता है, गैस निकलता है। ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर से अपने आप बाहर निकलने लगती है। जैसे हम बताएं अभी आपको कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ सारा पदार्थ है, वहाँ इतनी गर्मी है कि सारी चीज़ें पिघल गई हैं। और जब पिघला हुआ है तो जैसे हम देखिए एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक ले लेते हैं एक ठो और उसमें पानी भर देते हैं और चारों तरफ से दबाएंगे तो जहाँ प्लास्टिक कमज़ोर होता है वहाँ से पानी प्लास्टिक को फाड़ करके बाहर निकलता है। उसी तरह पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी है, इसके अंदर पूरा पिघला हुआ पदार्थ है। जब इसका प्रेशर पड़ता है तो जहाँ पृथ्वी की मोटाई कम है वहाँ से प्रेशर मार के ज्वालामुखी के रूप में अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर निकलने लगता है। देखिए, ये ऐसे ज्वालामुखी फूटता है। ये देखिए भूपर्पटी है, पृथ्वी के जो भाग हम पढ़ाए थे सतह तीन प्रकार के होते हैं, भूपर्पटी तो ये जो भूपर्पटी है उसके नीचे देखिए यहाँ आएंगे पृथ्वी के एकदम बीच में, तो ये क्या भरा हुआ है, पृथ्वी के अंदर सारी चीज़ें हम बताए थे कि पिघली हुई है। तो यहीं जहाँ कमज़ोर पाता है वहाँ से बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ से यही जो
लावा है वो बाहर निकल रहा है, ये लावा बह के यहाँ जा रहा है, और फिर आगे यहाँ से राख एवं गैस निकल रही है। जो मुख होता है, जहाँ से ज्वालामुखी मुख निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं। और ये एक पाइप है जिसको निकास वेट या वेट कहते हैं। और ये पहले ही बताया लावा बहता रहता है। और देखिए यही मैग्मा जो है ठंडा होकर के पृष्ठ यानी जो लावा है ठंडा हो जाता है और आग्नेय शैल का निर्माण करता है, बताए थे आपको हम। इस तरह पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। अब देख लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूकंप। पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण देखिए भूकंप भी उत्पन्न होता है। भूकंप बड़ी ही खतरनाक होता है। देखिए स्थल स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इसे भूकंप कहते हैं। आप लोग भूकंप के बारे में जानते हैं और देखा भी होगा। हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी कांपने लगती है, लेकिन पृथ्वी कांपती नहीं है। जब भूकंप आता है तो लहर, जैसे पानी में चिक्का मारते हैं तो चारों तरफ लहर जाता है, उसी तरह पृथ्वी पर एक लहर उत्पन्न होता है जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। देखिए ये चित्र दिया हुआ है भूकंप का, कैसे भूकंप उत्पन्न होता है। ये प्लेट है, टकराते हैं आपस में तो भूकंप, वो जो ऊपरी भाग है वो गतिशील हो जाता है और भूकंप आ जाते हैं। और देखिए जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, ये नीचे वाला क्षेत्र है, यहीं से भूकंप उत्पन्न हुआ है, उसे हम लोग जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है। वह स्थान, देखिए वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और देखिए यहाँ उससे उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले उसके ऊपर जाएगा, ये नीचे है पृथ्वी के अंदर। अभी बताएं कि अंतर्जनित बल के कारण जो है भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो ये देखिए यहाँ नीचे जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पन्न हुआ, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और यहाँ से सीधा सबसे पहले जहाँ पहुँचता है पृथ्वी की सतह पर, उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ पे ये सबसे पहले पहुँचता है ऊपर, वहाँ सबसे ज़्यादा विनाश करता है। फिर देखिए वहाँ से ये चारों तरफ ऐसे लहर के रूप में चलता जाता है। देखिए भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। यही तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि ये सतह पे चलती है, और जब सतह पे पृथ्वी के आएगा भूकंप तभी नुकसान करता है। तो जो एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे होती हैं वो सबसे विनाशकारी होती हैं। देखिए भूकंप के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है हमको कि कब भूकंप आ जाएगा। पहले से कोई ये नहीं बता सकता कि यह दिन भूकंप आएगा। भूकंप अचानक आता है, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसके कारण हम ये जान जाते हैं कि भूकंप आ गया है, आएगा। उसमें होता क्या है, मछलियाँ जो होती हैं वो उछड़ने लगती हैं, सांप बिल में से बाहर आ जाते हैं। अन्य बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानवर बंधे होते हैं खूंटा में, वो सब उछड़ने लगते हैं। देखते हैं जब बारिश आना होता है तो जानवर बहुत तेज उछड़ते हैं, इससे उनको बारिश का आभास होता है। उसी तरह जो मछलियाँ होती हैं, सांप होते हैं, इन सबको भूकंप का आभास होता है। मनुष्य पहले से कोई भी कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, ये नहीं अनुमान लगा सकता है कि कल आएगा भूकंप, कि परसों आएगा, किस दिन आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं भूकंप को हम लोग मापते कैसे हैं, कैसे पता चलता है कि कितना तेज भूकंप आया है, कितना कम आया है। तो इसके लिए एक भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी यंत्र है। भूकंप को मापने के लिए एक भूकंप लेखी यंत्र होता है जिसको रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तीव्रता रिक्टर पैमाना, जैसे हर चीज़ का पैमाना होता है, उसी तरह भूकंप लेखी जो
यंत्र है उसका भी एक पैमाना है, उसी पैमाने पर भूकंप को की तीव्रता को मापा जाता है। देखिए, अगर 2.0 से कम का भूकंप है रिक्टर पैमाने पर, तो कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, यानी भूकंप आया गया उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 6 या 6.0 या उससे अधिक तीव्रता का रिक्टर पैमाने पे अगर भूकंप आ जाए तो बहुत ही विनाशकारी होता है। हम आपसे बता दें, 2001 में गुजरात में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था। देखिए, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। गुजरात में 6.9। अभी हम बताए थे कि 6 से ऊपर रहता है तो बहुत नुकसान करता है। अच्छा, आप लोग सोचिए, 26 जनवरी के दिन ठंडी में जब 26 जनवरी रहता है, 26 जनवरी को हम लोग झंडा भी फहराते हैं, अगर उस दिन भूकंप आएगा तो कितना ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि सभी बच्चे स्कूल में रहते हैं और गुजरात में उसी दिन भूकंप आया। जब भूकंप आया तो बहुत सारे स्कूल, देखिए यहाँ दिया हुआ है, स्कूल बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूलों में इमारतें गिरने से कम 971 छात्र मर गए, 11 ठो शिक्षक मर गए, बहुत तबाही किए थे। शहर में आग भी हो गई, बहुत लहरों से गुजरात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। मकानें गिर गई, बिजली के खंभे गिर गए, बिजली पूर्ति नहीं हो पा रही थी। उधर बात करने के लिए जो लैंडलाइन के खंभे होते हैं वो सब गिर गए, यानी बहुत ज़्यादा गिर गए। लेकिन एक बात ख्याल रखने वाली है कि जो भूकंप आया था उसमें पौधे, जो पेड़ होते हैं, वे नहीं गिरे थे। इसका मतलब भूकंप से पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। पौधे कितना तेज भूकंप आ जाए गिरेंगे नहीं, ये चीज़ ख्याल रखिए आप लोग। थोड़ा सा हम लोग भूस्खलन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसी इलाके में ज़्यादा भूस्खलन होता है। ज़्यादा बारिश जब होती है तो ये पहाड़ है, इसके नीचे जगह होता है और वो जगह बारिश के कारण नीचे का मिट्टी बह जाता है और ऊपर का जो पहाड़ ऐसे ऐसे हैं वो सब बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? भूस्खलन। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं जो बहिर्जनित बल था उसके कारण पृथ्वी पर कौन कौन से परिवर्तन या बदलाव होते हैं। देखिए, अपरदन एवं अपक्षय दो प्रक्रमों द्वारा भूमि दृश्य भूमि पर, यानी जो भूमि हमको दिखाई देती है, अभी तो हम लोग जो पढ़े थे वो सब नीचे परिवर्तन होता था, लेकिन अपक्षय एवं अपरदन दो प्रक्रमों द्वारा भू दृश्य भूमि में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, यानी बदलाव होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिमनद जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। फिर से आप लोग ध्यान से देखिए, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने में से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, किस कौन कौन सी चीज? जल, पवन, हिम, इन सब चीजों के कारण ऊपर का जो पृथ्वी के ऊपर का भाग है वो कटता पीटता रहता है, उसी को अपक्षय कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, धूप लगती है, हवा लगता है तो ऊपर का गर्दा जो मिट्टी है उड़ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अब देखिए, अपर्दम एवं निक्षेपण। अपर्दन का मतलब होता है एक जगह से काटती है, निक्षेपण का मतलब दूसरी जगह ले जा करके उसको हवा रख देती है। तो इन जहां से काटी वहां भी परिवर्तन हुआ और जहां ले जाकर रख दी वहां भी परिवर्तन हो गया, तो इसको कहते हैं अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण पृथ्वी का जो दृश्य भाग है, जो पृथ्वी की ऐसी सतह जो दिखाई देती है, वो यानी ऊपरी वाला भाग, उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें पहला है जल द्वारा।
अब जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नदियों में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। इन सब के कारण भी पृथ्वी की दृश्यमान जो सतह सतह जो दिखाई देती है उसमें परिवर्तन होते हैं। ये पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपरी भाग में परिवर्तन होता रहता है। आगे देखिए नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसमें परिवर्तन होता है। देखिए जलप्रपात। जलप्रपात जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान पर अत्यधिक कठोर हम्म, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। आइए हम आपको जलप्रपात का एक चित्र दिखाते हैं। देखिए ये जलप्रपात है। जलप्रपात यानी देखिए ऊपर से जो पहाड़ है उसके ऊपर से नदी आ रही है इधर से, और एक जगह अचानक पहाड़ खत्म हो जाता है और वहां जल नीचे गिरने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रपात या फाल कहते हैं। ऊपर से जल आता है, नीचे एक जगह पे गिरता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रपात। अगला देखते हैं समुद्री तरंगों के कार्य। देखिए समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। जो समुद्र होते हैं वो अपने किनारे जो होते हैं, पहाड़ हो गए, कुछ भी हो गए समुद्र के ऊपर, तो उसमें बराबर टकराते रहते हैं, और टकराने से जो ऊपरी भाग है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। देखिए स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। बाद में इसका चित्र हम आपको दिखाएंगे। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ये देखिए समुद्र में जो पहाड़ होते हैं लगातार उसमें जो जल है वो टक्कर मारता है, तो देखिए यहाँ छेदा हो गया है। फिर इसे समुद्री गुफा कहते हैं। बार बार जो जल है वो टक्कर मारेगा तो धीरे धीरे छेदा हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? समुद्री गुफा। आगे देखते हैं। ये समुद्री गुफा जब धीरे धीरे बढ़ जाती है और बड़ी हो जाती है तो उसको हम तटीय मेहराब कहते हैं, और धीरे धीरे जब ये ऊपर का पूरा छत गायब हो जाता है तो इसे स्टैक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य देखते हैं। देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य को थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से देख लेते हैं। नदी के कार्य को थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से देख लेते हैं।
देखिए नदी जो होती है वो अनेक प्रकार से परिवर्तन लाती है स्थलाकृतियों में। नदी जहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, धीरे धीरे बहते हुए आती है, और देखिए जब पहाड़ों से आती है तो गिरती है तो प्रपात बनाती है। फिर वहाँ से जब मैदानी इलाकों में आ जाती है तो नदी मोड़दार बहाव आ जाता है, यानी घूम घूम कर बहती है। तो ये जो जगह देखिए जहाँ नदी मुड़ती है वहाँ विसर्प का निर्माण करती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है विसर्प कहाँ से बनता है, समुद्र कहाँ बनता है, समुद्र में, हवा, नदी में, कहाँ बनता है, तो आप लोग कहाँ बताएंगे? नदी में। फिर देखिए ये जो मोड़दार है ये धीरे 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 क्या होगा, यहाँ से कटते कटते नदी ऐसे मिल जाएगी तो ये अलग हो जाता है। देखिए यहाँ ये अलग हो गया है ना, तो इसको क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी और एकदम जहाँ पे एकदम समतल रहेगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा नदी में तो वहाँ पे बाढ़ ला देती है। बाढ़ से स्थलाकृतियों में अनेक परिवर्तन होता है। बाढ़ जहाँ भी नदी जहाँ भी बाढ़ लाती है वहाँ की मिट्टी को एकदम उपजाऊ कर देती है, क्योंकि वो जहाँ से आती है तमाम चीज़ें बहाकर अपने साथ ले जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों से जब आती है तो नदी बहुत तेज आती है, लेकिन जब वो मैदानी क्षेत्रों में आती है तो वो उसका बहाव धीमा हो जाता है। तो जो उसमें चीज़ें बह के आती रहती हैं वो सभी चीज़ें बैठने लगती हैं, धीरे धीरे जमने लगती हैं। आप देखेंगे जब बाढ़ आता है तो जब बाढ़ आके ख़त्म होता है तो परत जम जाता है ऊपर, जो उस क्षेत्र को काफ़ी उपजाऊ बनाता है। यहाँ देखिए मुख्य नदी, देखिए ये मुख्य नदी है, यहाँ से आई है, अब ये बह वितरिका मैदानी क्षेत्रों में आकर के फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, और एकदम जब किनारे जाती है, एकदम समुद्र के किनारे जाती है, तो वहाँ पे कोई भी नदी है तो वो बहते बहते अंत में समुद्र में ही जा कर के, यानी छोटी छोटी नदियां हैं तो बहते बहते बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और बड़ी नदी जा कर के सीधे समुद्र में मिल जाती है। तो जहाँ पे समुद्र में नदी मिलती है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। मान लीजिए नदी ऐसे बहते 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 यहाँ आई, समुद्र में मिल गई, तो अपने साथ जो भी चीज़ें ये बहा कर ला रही है वो जब समुद्र में मिलेगी तो वहाँ पे जमा हो जाएगा। जो भी पदार्थ बहा के लाती रहेगी वो जमा हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। ख्याल कर, देखिए ये भी एक जलप्रपात है, ऊपर का, ऊपर से नदी बहते हुए आता है। बाहुबली पिक्चर देखे हैं आप लोग? ऊपर से देखेंगे जब छोटा सा रहता है तो बार बार ऊपर चढ़ता रहता है, ऊपर पानी गिरता रहता है, तो जो अचानक ऊपर देखिए यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है और फिर वो पहाड़ यानी पर्वत खत्म हो गया तो अचानक फिर पानी नीचे गिरता है, इसी को प्रपात कहते हैं। ये देखिए भूकंप लेखी है, भूकंप लेखी जो यंत्र है इसी से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, और किस पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर। मित्रों ये है मेरा बाबू, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आके मुझे बहुत परेशान करता है। चलिए प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए प्रश्नों को, और जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं अगर उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारे प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। पहला प्रश्न है प्लेटें क्यों घूमती है, हम बताए थे शुरू शुरू में ही, उसको आप लोग फिर से वीडियो, अगर प्रश्न नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप लोग फिर से देखिए और वहाँ पे उत्तर खोजने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न है प्लेटें क्यों घूमती हैं। दूसरा है बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है, अपर्दन क्या है। तीसरा प्रश्न है, चौथा है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। देखिए थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जान लीजिए। बाढ़ अभी हम बताएं कि नदियाँ जब मैदानी इलाकों में आती हैं तो वो फैल जाती हैं, जब फैल जाती हैं तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती हैं, जो भी चीज़ें लाई रहती हैं उसको निक्षेपित कर देती हैं, जमा कर देती हैं। इस तरह देखिए बताया ना कि पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ बहुत सारी चीज़ों को बहा करके ले आती है, क्योंकि उस समय उनकी स्पीड ज़्यादा होती है तो सारी चीज़ें बहकर चली आती है। और मैदानी इलाकों में जब आती हैं तो नदियों द्वारा जो भी चीज़ें लाई गई होती है वो सब निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है। इस तरह बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। आगे देखिए बालू टिब्बा क्या है।
देखिए रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पे सब बालू ही बालू है, वहाँ पे हवा जब चलती है तो नीचे वाला हिस्सा जो है उसको, जो रेत देखेंगे, जो बालू होता है हवा मारता है तो फरफरा के उड़ जाता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवाएं जब तेज से चलती है तो वो बालू को उड़ा करके ले जाती हैं, और जब हवा कम होता है तो वो बालू नीचे पुनः बैठ जाता है। उसी को बालू टिब्बा कहा जाता है। देखिए रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारण है। आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। देखिए होता क्या है, ये पहाड़ है, ठीक। अब हवा मारी, इधर से हवा चला तो ये धीरे 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 इतना भाग को उड़ाए ले जाएगा, तो बचेगा ये वाला भाग। तो मान लीजिए ये सीधा सीधा देखिए, ये ऐसे पहाड़ है, ये हवा मार दिया उड़ गया ऐसे, तो ये नीचे का भाग पतला हो गया, तो ये क्या बन गया, छत्रक शैल की तरह बन गया। तो छत्रक, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि छत्रक शैल का निर्माण कहाँ होता है, तो सीधे रेगिस्तान में होता है। कौन बनाता है, हवा बनाता है। ये चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख करके, जो किताब दिया है पार्ट 3 का PDF, उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, चाप झील क्या है। अभी हम बताए थे कि जहाँ नदी ऐसे देखिए मैदानी इलाकों में जाके ऐसे ऐसे बहती है तो जो ये कट जाता है क्षेत्र, चाप झील का निर्माण करता है। आगे सही गलत वाला है, अगर आप प्रश्न ध्यान से देखे होंगे किताब का ये जो वीडियो है तो उसको आराम से कर लेंगे। आगे निम्नलिखित को सही जोड़े को मिलाना है, आराम से मिला लीजिए, कुछ कारण बताना है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए और करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको हमारे इस ग्रुप में पूछिए। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, तब न समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। जब आप ध्यान से देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या समझ में आएगा। समय का सदुपयोग करिए, आप घर में बैठे हैं, बैठे रहिए और घर पे बैठ करके आराम से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।